ओशो के अनुसार भारत की राजनीतिक पार्टियां किसी विचार, सत्य या समाज सेवा के लिए नहीं बनी। वे सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की मशीनें हैं। पार्टी का पहला उद्देश्य देश नहीं होता, जनता नहीं होती, सिर्फ सत्ता होती है। विचारधारा केवल एक लेबल है ताकि भीड़ को बांधा जा सके। जैसे ही सत्ता हाथ में आती है, वही विचारधारा बोझ बन जाती है। इसीलिए भारत में पार्टियां सत्ता में आते ही अपने ही घोषणा पत्र भूल जाती हैं। ओशो कहते थे, जिस संगठन का उद्देश्य सत्य हो उसे सत्ता की लालसा नहीं होती, और जिसे सत्ता की लालसा हो वह सत्य का बोझ नहीं उठा सकता। ओशो ने बहुत स्पष्ट किया कि भारत की राजनीति नेताओं द्वारा नहीं, भीड़ की कमजोरी द्वारा चलती है। राजनीतिक पार्टियां जनता को जागरूक नहीं करना चाहती, क्योंकि जागरूक जनता पूछती है, हिसाब मांगती है और सत्ता को असहज करती है। इसलिए पार्टियों की जनता को भावनात्मक रूप से उत्तेजित रखती है। कभी डर, कभी गर्व, कभी अपमान, कभी शत्रु का भ्रम। ओशो के अनुसार ये एक तरह का सामूहिक हिप्नोसिस है, जिसमें जनता सोचती नहीं, प्रतिक्रिया देती है। सोचने वाला नागरिक राजनीति के लिए खतरनाक होता है, इसलिए सोच को हतोत्साहित किया जाता है। ओशो बार बार कहते थे कि भारतीय राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी चाल यह है कि वे समस्या को नहीं, प्रतीक को बेचती हैं। गरीबी का समाधान नहीं दिया जाता, गरीबी पर भाषण दिया जाता है। भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जाता, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। शिक्षा सुधारी नहीं जाती, शिक्षा को लेकर भावनात्मक घोषणाएं होती हैं। इससे जनता को यह भ्रम मिलता है कि कुछ हो रहा है, जबकि असल में कुछ भी नहीं बदलता। ओशो इसे शब्दों का जाल कहते थे, जहां शब्द वास्तविकता की जगह ले लेते हैं। उनके अनुसार भारत की हर बड़ी राजनीतिक पार्टी भीतर से एक सी है। बाहर विरोध, भीतर समझौता, बाहर लड़ाई, भीतर सौदेबाजी, जनता के सामने दुश्मन, बंद कमरों में साझेदार। ओशो कहते थे, अगर पार्टियां सच में एक दूसरे की दुश्मन होती तो व्यवस्था कब की बदल चुकी होती। लेकिन व्यवस्था इसलिए नहीं बदलती क्योंकि सभी पार्टियां उसी सड़ी हुई व्यवस्था से लाभ उठा रही हैं। वे व्यवस्था बदलने नहीं, केवल उसकी कुर्सियों पर बारी बारी से बैठने आती हैं। ओशो ने नेताओं की भाषा पर भी तीखा प्रहार किया। उनके अनुसार नेता की भाषा सत्य की भाषा नहीं होती, वह रणनीति की भाषा होती है। नेता वही बोलता है जो उस क्षण भीड़ सुनना चाहती है, न कि वह जो सच है। आज एक बात, कल उसका उल्टा, और कोई शर्म नहीं, क्योंकि राजनीति में चरित्र नहीं, सफलता मापदंड होती है। जो जीत गया वही सही। ओशो इसे नैतिक पतन का संस्थागत रूप मानते थे। एक और गहरी बात जो ओशो ने कही, भारत की राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति को नहीं, पहचान को वोटर बनाती हैं। इंसान नहीं, उसकी जाति, उसकी चेतना नहीं, उसका धर्म, उसकी समझ नहीं, उसका डर। जब व्यक्ति को टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो वह कभी संपूर्ण होकर सवाल नहीं कर पाता। ओशो के अनुसार यह जानबूझकर किया गया सामाजिक विखंडन है ताकि सत्ता सुरक्षित रहे। ओशो विशेष रूप से इस बात पर कठोर थे कि भारत में राजनीति ने धर्म का इस्तेमाल सबसे घटिया तरीके से किया। उनके अनुसार राजनीति और धर्म का मेल सबसे हिंसक होता है, क्योंकि राजनीति सत्ता चाहती है और धर्म भीड़ देता है। जब दोनों मिलते हैं तो न धर्म बचता है न मानवता। धर्म को सत्ता का औजार बनाकर पार्टियां जनता को अपराध बोध, स्वर्ग नरक और पहचान के डर से नियंत्रित करती हैं। ओशो के लिए यह आध्यात्मिक अपराध था। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय राजनीति सुधार नहीं चाहती, क्योंकि सुधार से विशेषाधिकार खत्म होते हैं। इसलिए सिस्टम जानबूझकर अक्षम, गंदा और जटिल रखा जाता है। जटिल सिस्टम में ही दलाल फलते फूलते हैं और दलालों के बिना राजनीति चल नहीं सकती। अगर सिस्टम सरल, पारदर्शी और जवाबदेह हो जाए तो राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। ओशो के अनुसार सबसे बड़ा भ्रम यह है कि नेता देश को बदलेंगे। वे कहते थे, नेता कभी देश नहीं बदलते, वे केवल सत्ता का चेहरा बदलते हैं। देश तभी बदलता है जब नागरिक बदलता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां नागरिक को बदलने नहीं देती, क्योंकि बदला हुआ नागरिक उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। अंत में ओशो का निष्कर्ष बहुत कठोर था। भारत की राजनीतिक पार्टियां समस्या का समाधान नहीं है, वे स्वयं समस्या का हिस्सा हैं। वे आग बुझाने नहीं आई, वे उसी आग से अपनी रोटियां सेक रही हैं। जब तक जनता नेता पूजा छोड़ेगी नहीं, जब तक भीड़ विवेक नहीं बनेगी और जब तक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी राजनीति पर डालता रहेगा, तब तक पार्टियां बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, लेकिन देश वही रहेगा। ओशो कहते थे, राजनीति को कोसने से कुछ नहीं होगा, राजनीति को पालने वाली मानसिकता को समझना होगा, और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा डराती है। ओशो कहते हैं, भारत की राजनीति कोई सेवा प्रणाली नहीं है, ये सत्ता उत्पादन की फैक्ट्री है। यहाँ नेता पैदा नहीं किए जाते, यहाँ आकांक्षी अहंकारों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो जितना चालाक, जितना अवसरवादी, जितना भीड़ को बहकाने में माहिर, वही उतना बड़ा नेता कहलाता है। ये संयोग नहीं है, ये चयन प्रणाली है।
इस सिस्टम में ईमानदार आदमी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि ईमानदारी यहाँ योग्यता नहीं, अयोग्यता है। ओशो साफ कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां जनता को कभी परिपक्व नहीं होने देंगी, क्योंकि परिपक्व जनता को झूठ से नहीं, नारे से नहीं, डर से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए जनता को लगातार भावनात्मक रूप से बीमार रखा जाता है। कभी गर्व का बुखार, कभी भय का जहर, कभी दुश्मन का भ्रम। सोचने की जगह प्रतिक्रिया सिखाई जाती है। यही कारण है कि चुनाव दिमाग से नहीं, हार्मोन से लड़े जाते हैं। भारत की राजनीति में समस्या कभी असली नहीं होती, समस्या का ड्रामा होता है। गरीबी एक समस्या नहीं, एक भाषण है। बेरोजगारी एक समाधान योग्य विषय नहीं, एक पोस्टर है। भ्रष्टाचार कोई बीमारी नहीं, सत्ता बदलने का हथियार है। सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार सबसे बड़ा पाप होता है। सत्ता में आने के बाद वही व्यवहारिक मजबूरी बन जाता है। ओशो इसे नैतिकता नहीं, ढोंग का चक्र कहते थे। ओशो बार बार कहते हैं, भारत की सभी पार्टियां ऊपर से लड़ती हैं, भीतर से एक सी हैं। चेहरे बदलते हैं, कुर्सी नहीं। भाषा बदलती है, इरादा नहीं। एक पार्टी जो कुछ करती है, दूसरी पार्टी आकर वही काम नए नाम से करती है। जनता को लगता है बदलाव हुआ, लेकिन असल में सिर्फ मैनेजर बदला है, कंपनी वही है। नेताओं की सबसे खतरनाक चाल ओशो के अनुसार ये है कि वे व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देते। वे उसे हिंदू, मुस्लिम, जाति समूह, क्षेत्र पहचान, राष्ट्रवादी, गैर राष्ट्रवादी में तोड़ देते हैं। टूटा हुआ इंसान कभी संपूर्ण प्रश्न नहीं करता, वह बस अपने टुकड़े की रक्षा करता है। यही राजनीति की सफलता है, खंडित चेतना। ओशो विशेष रूप से इस बात पर कठोर थे कि भारत में धर्म को राजनीति ने सबसे ज्यादा अपवित्र किया। धर्म जो व्यक्ति को भीतर स्वतंत्र करता है, उसे बाहर से बांधने का औजार बना दिया गया। भगवान का नाम लेकर सत्ता की दुकान चलाई गई। मंदिर मस्जिद मुद्दा बनते रहे, लेकिन इंसान गायब हो गया। ओशो कहते थे, जहां धर्म सत्ता का साधन बन जाए, वहां हिंसा निश्चित होती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। भारत की राजनीति सुधार क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि सुधार से दलाली मरती है, पारदर्शिता से विशेषाधिकार मरते हैं, जवाबदेही से सत्ता डरती है। इसलिए सिस्टम को जानबूझकर जटिल, गंदा और अपारदर्शी रखा जाता है। फाइलें चलती रहती हैं, काम नहीं होता। जनता लाइन में खड़ी रहती है, नेता भाषण में व्यस्त रहते हैं। ये अव्यवस्था कोई दुर्घटना नहीं, ये डिजाइन है। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा झूठ यह है कि नेता देश बदल देंगे। नेता कभी देश नहीं बदलते, वे सिर्फ सत्ता का उपयोग बदलते हैं। देश तब बदलता है जब नागरिक जिम्मेदारी लेना सीखता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन नागरिक को बच्चा बनाए रखना चाहती हैं, डरा हुआ, निर्भर, आभारी। क्योंकि जागा हुआ नागरिक किसी पार्टी का स्थायी वोटर नहीं होता। इसलिए ओशो का निष्कर्ष बहुत असहज है। भारत की राजनीतिक पार्टियां समस्या का समाधान नहीं है, वे समस्या की निरंतरता हैं। वे बीमारी को खत्म नहीं करती, वे बीमारी पर सत्ता खड़ी करती हैं। और जब तक जनता यह उम्मीद करती रहेगी कि कोई नेता आएगा और उसे बचा लेगा, तब तक वह बचाई नहीं जाएगी, बल्कि इस्तेमाल की जाती रहेगी। ओशो कहते हैं, जिस दिन जनता ने नेता पूजा छोड़ दी, उसी दिन राजनीति की आधी दुकान बंद हो जाएगी। और यही दिन सत्ता को सबसे ज्यादा डराता है। ओशो के अनुसार भारत की राजनीति कोई ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं है, यह लंबे समय से पाली गई बीमारी है। यह बीमारी नेताओं से शुरू नहीं होती, यह बीमारी मानसिकता से शुरू होती है। नेता तो केवल उस मानसिकता का लक्षण है। जिस समाज में भीड़ सोचने से डरती है, वहां राजनीति सोचने वालों के हाथ में नहीं जाती। वहां राजनीति सबसे चालाक, सबसे अवसरवादी और सबसे भावनात्मक शोषक के हाथ में जाती है। भारत की राजनीतिक पार्टियां इसी चयन प्रणाली से निकलती हैं। ओशो कहते हैं, यह मान लेना कि नेता देश के लिए सत्ता में आते हैं, सबसे मासूम और सबसे खतरनाक भ्रम है। सत्ता में वही आता है जिसे सत्ता चाहिए, और जिसे सत्ता चाहिए उसे सत्य से कोई प्रेम नहीं होता। सत्य असुविधाजनक होता है, सत्ता सुविधा चाहती है। इसीलिए राजनीति में सत्य को हमेशा समय के अनुसार मोड़ा जाता है। आज जो सत्य है, कल वह राष्ट्र विरोधी हो सकता है। राजनीति में कोई स्थायी मूल्य नहीं, सिर्फ स्थायी कुर्सियां हैं। भारत की राजनीतिक पार्टियां जनता को नागरिक नहीं मानती, वे जनता को भीड़ मानती हैं। और भीड़ को चलाने के लिए विचार नहीं चाहिए, उत्तेजना चाहिए। कभी भय की, कभी गर्व की, कभी अपमान की। ओशो इसे भावनात्मक तानाशाही कहते थे, जहां आदमी से सोचना नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देना अपेक्षित होता है। यही कारण है कि चुनाव घोषणा पत्र से नहीं, नारों से जीते जाते हैं, क्योंकि नारा सोच को रोक देता है। ओशो बार बार कहते थे, राजनीति का असली खेल समस्याओं को हल करना नहीं, समस्याओं को जिंदा रखना है। अगर गरीबी सच में खत्म हो जाए तो उस पर राजनीति कौन करेगा? अगर डर मिट जाए तो वोट कैसे मांगे जाएंगे? इसलिए समस्याएं रखी जाती हैं, सुलझाई नहीं जाती। वे चुनाव दर चुनाव रिसाइकल होती हैं, जैसे पुरानी स्क्रिप्ट पर नया अभिनेता।
भारत की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की कार्य प्रणाली में एक गहरी समानता है। बाहर से वे एक दूसरे के विरोधी दिखते हैं, लेकिन भीतर से वे उसी ढांचे के रक्षक हैं। क्योंकि ढांचा बदलने का अर्थ है अपने ही विशेषाधिकारों को काटना। कोई पार्टी यह जोखिम नहीं लेती, इसलिए सत्ता बदलती है, सिस्टम नहीं। जनता हर बार नई उम्मीद के नाम पर वही पुरानी निराशा दोबारा चुन लेती है। ओशो विशेष रूप से इस बात पर प्रहार करते थे कि राजनीति ने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, उसे पहचान में बदल दिया। धर्म की पहचान, जाति की पहचान, भाषा की पहचान, राष्ट्र की पहचान, पहचान जितनी मजबूत उतना कम विवेक। पहचान के नशे में आदमी यह भूल जाता है कि वह सोच सकता है। वह सिर्फ बचाव करता है, अपने झंडे का, अपने समूह का, अपने नेता का। ओशो के अनुसार यही राजनीति की सबसे बड़ी जीत है, विवेक की हार। धर्म और राजनीति के गठजोड़ पर ओशो अत्यंत कठोर थे। वे कहते थे, धर्म का काम है व्यक्ति को भीतर से मुक्त करना और राजनीति का काम है व्यक्ति को बाहर से नियंत्रित करना। जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति दोहरी गुलामी में फंस जाता है। भगवान का नाम लेकर सत्ता की भूख पाली जाती है और जो सवाल करे उसे अधार्मिक, देशद्रोही या विधर्मी घोषित कर दिया जाता है। ओशो इसे केवल राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक अपराध मानते थे। ओशो के अनुसार भारतीय राजनीति सुधार से डरती है, क्योंकि सुधार से पारदर्शिता आती है और पारदर्शिता से सत्ता नंगी हो जाती है। इसलिए सिस्टम जानबूझकर उलझाया जाता है। नियम इतने जटिल कि आम आदमी हार मान ले। कार्यालय इतने अपारदर्शी कि दलाल जरूरी बन जाए। यह अराजकता संयोग नहीं है, यह सत्ता की सुरक्षा कवच है। नेता क्यों कभी अपनी असफलता स्वीकार नहीं करता? क्योंकि राजनीति में असफलता नैतिक नहीं, चुनावी अपराध है। जो स्वीकार कर ले वह अगली बार नहीं चुना जाएगा। इसलिए दोष हमेशा किसी और का होता है। पिछली सरकार, विदेशी ताकतें, जनता की नासमझी, इतिहास। ओशो कहते थे, जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेता वहां कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक भ्रम ओशो के अनुसार यह है कि कोई महान नेता आएगा और सब ठीक कर देगा। यह सोच ही गुलामी की जड़ है। जब तक व्यक्ति अपनी चेतना, अपनी समझ, अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपता रहेगा, तब तक वह शासित होता रहेगा। नेता बदलेंगे, भाषण बदलेंगे, झंडे बदलेंगे, पर शोषण नहीं बदलेगा। ओशो का निष्कर्ष सीधा और कठोर था। भारत की राजनीतिक पार्टियां समाज को ऊपर उठाने के लिए नहीं बनी, वे समाज की कमजोरी पर टिककर खड़ी हैं। वे अंधकार मिटाने नहीं आईं, वे अंधकार में अपनी दुकान चलाती हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जनता भी उनसे चमत्कार की उम्मीद करती रहती है, आत्म जागरण की नहीं। ओशो कहते थे, जिस दिन भीड़ नागरिक बनेगी उसी दिन राजनीति की दुकान बंद होने लगेगी। और इसलिए राजनीति पूरी ताकत से यह सुनिश्चित करती है कि भीड़ कभी नागरिक न बने। यह बात कड़वी है, असुविधाजनक है, लेकिन यही सत्य के करीब है। क्योंकि ओशो कभी सुलाने नहीं आए, वे जगाने आए थे। यदि सच में सिस्टम बदलना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सिस्टम सरकार से नहीं बनता, सरकार सिस्टम से बनती है। और सिस्टम बनता है मानव चेतना से। आचार्य प्रशांत बहुत स्पष्ट कहते हैं, जब तक व्यक्ति भीतर से भ्रमित है तब तक वह बाहर सही व्यवस्था बना ही नहीं सकता। भूखा व्यक्ति अगर सत्ता में पहुंचेगा तो वह पहले अपना पेट भरेगा। डरा हुआ व्यक्ति सत्ता में पहुंचेगा तो वह पहले अपनी कुर्सी सुरक्षित करेगा। और अहंकारी व्यक्ति सत्ता में पहुंचेगा तो वह पूरे देश को अपनी छवि का गुलाम बना देगा। इसलिए पहली शर्त है भीतर का सुधार। यह नैतिक भाषण नहीं है, यह यथार्थ है। ओशो कहते थे, क्रांति का अर्थ सत्ता बदलना नहीं, चेतना बदलना है। बिना चेतना बदले सत्ता बदलना ऐसा है जैसे बीमार आदमी को नया घर दे देना। आज की राजनीति दरअसल अचेतन मन की राजनीति है। डर, लालच, पहचान और प्रतिस्पर्धा पर खड़ी हुई व्यवस्था। आचार्य प्रशांत इसे कहते हैं कामना आधारित जीवन। जब समाज का लक्ष्य उपभोग होता है तो नीति भ्रष्ट होगी ही। तो इकोसिस्टम रीडिजाइन का पहला चरण है मानव को उसकी असली आवश्यकता से जोड़ना। जब व्यक्ति समझता है कि उसकी समस्या गरीबी नहीं, उसकी समस्या अज्ञान है, उसकी समस्या सरकार नहीं, उसकी समस्या लालसा है, उसकी समस्या बाहरी शत्रु नहीं, उसका अंदर का असंतुलन है, उसी क्षण परिवर्तन शुरू होता है। ऐसा व्यक्ति नेता नहीं पूछता, वह नीति को परखता है। वह जाति नहीं देखता, वह योग्यता देखता है। वह धर्म नहीं लड़ता, वह करुणा जीता है। आचार्य प्रशांत के अनुसार जब शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, समझ बन जाए, जब अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जीडीपी नहीं, जीवन की गुणवत्ता बन जाए, जब राजनीति का उद्देश्य जीत नहीं, न्याय बन जाए, तब सिस्टम अपने आप बदलने लगता है। ओशो का दृष्टिकोण और भी गहरा है। वे कहते हैं, राज्य को जितना कम शक्तिशाली, व्यक्ति को उतना अधिक जागृत बनाओ। जागृत व्यक्ति को नियंत्रण की जरूरत नहीं होती, उसे पुलिस नहीं चाहिए, उसे नैतिकता थोपी नहीं जाती, वह स्वयं उत्तरदायी होता है।
अब कल्पना करो, एक ऐसा समाज जहां आदमी डर से ईमानदार नहीं, समझ से ईमानदार हो, जहां कानून भय का नहीं, विवेक का विस्तार हो। ऐसे समाज में सरकार छोटी होगी लेकिन प्रभावी होगी, क्योंकि उसे झूठ संभालने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार इसलिए नहीं घटेगा कि कानून सख्त है, बल्कि इसलिए कि भ्रष्ट होने की मानसिक जरूरत ही नहीं बचेगी। जब जीवन का उद्देश्य संग्रह नहीं संतुलन होगा, तो चोरी किस लिए? टूरिज्म, उद्योग, विज्ञान, कला सब खिलेंगे, क्योंकि जब समाज भयमुक्त होता है तो सृजन अपने आप होता है। ओशो कहते थे, स्वतंत्र व्यक्ति सबसे बड़ा संसाधन होता है, और आचार्य प्रशांत कहते हैं, जागृत व्यक्ति सबसे बड़ी क्रांति होता है। अब सोचो, ऐसा देश जहां मीडिया डर नहीं बेचता, ज्ञान बेचता है, नेता भावनाएं नहीं भड़काते, नीतियां स्पष्ट करते हैं, शिक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं सिखाती, सहयोग सिखाती है। ऐसा देश दुनिया का सबसे अमीर देश होगा, पैसे में नहीं, गरिमा में, तकनीक में नहीं, समझ में, सेना में नहीं, शांति में। ये कोई यूटोपिया नहीं है, ये संभव है, लेकिन केवल तब जब हम ये मान लें कि सिस्टम हम हैं। सरकार बदलना आसान है, मानव बदलना कठिन है, लेकिन जब मानव बदलता है तो सरकार अपने आप बदल जाती है। यही आचार्य प्रशांत की स्पष्टता है, यही ओशो की आग है, और यही एकमात्र रास्ता है जिससे यह धरती सच में सबसे सुंदर, सबसे विकसित, सबसे मानवीय जगह बन सकती है। यह स्पष्ट समझ लो, देश की हालत सरकार की वजह से नहीं बिगड़ी, सरकार की हालत देश की वजह से बिगड़ी है। सरकार उसी चेतना की उपज होती है जिस चेतना में समाज जी रहा होता है। जब समाज डर में जीता है तो तानाशाह पैदा होते हैं, जब समाज लालच में जीता है तो भ्रष्ट नेता पैदा होते हैं, जब समाज पहचान में जीता है तो विभाजनकारी राजनीति जन्म लेती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, राजनीति मन की अवस्था का प्रतिबिंब है। चाहे राजा बदले, गुलामी बनी रहती है। इसलिए सिस्टम बदलने का पहला नियम है, मनुष्य को केंद्र में बदलो। तो यूथ मैनिफेस्टो, चेतना की घोषणा, युवाओं से कहा गया, नौकरी पाओ, कमाओ, सेटल हो जाओ। किसी ने नहीं कहा समझदार बनो। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जो युवा सिर्फ नौकरी चाहता है वह सिस्टम का गुलाम बनता है, जो युवा समझ चाहता है वह सिस्टम को बदलता है। ओशो कहते थे, युवा अगर विद्रोही नहीं है तो वह जीवित नहीं है। विद्रोह का अर्थ हिंसा नहीं, विद्रोह का अर्थ अंधी मान्यता से मुक्ति है। युवा को सिखाना होगा, नेता भगवान नहीं है। सफलता का अर्थ दूसरों को पछाड़ना नहीं, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं, राष्ट्र पूजा का विषय नहीं, जिम्मेदारी का विषय है। जब युवा सवाल करना सीखता है तभी लोकतंत्र जीवित रहता है। शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण, एजुकेशन रीडिजाइन। आज की शिक्षा डर सिखाती है, तुलना सिखाती है, प्रतिस्पर्धा सिखाती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, यह शिक्षा नहीं, कंडीशनिंग है। ओशो कहते थे, स्कूल फैक्ट्री बन गए हैं जहां आज्ञाकारी गुलाम बनाए जाते हैं। नई शिक्षा का आधार होगा आत्मज्ञान, विवेक, प्रकृति बोध, प्रश्न पूछने की आजादी। डिग्री नहीं, दृष्टि पैदा करनी होगी। फॉर मीडिया इकोसिस्टम रीडिजाइन। आज का मीडिया सच नहीं बेचता, डर बेचता है, नैरेटिव बनाता है, मैनिपुलेशन करता है, हिप्नोसिस करता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, डरा हुआ दर्शक सबसे अच्छा ग्राहक होता है। ओशो कहते थे, जिस समाज में मीडिया स्वतंत्र नहीं, वहां आदमी भी स्वतंत्र नहीं। नया मीडिया टीआरपी नहीं, सच्चाई देखेगा, दल नहीं, तथ्य देखेगा, भावनाएं नहीं, विवेक जगाएगा। 5 पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस रीडिजाइन। राजनीति आज ब्लेम गेम है, भावनात्मक शोषण है, नकली राष्ट्रवाद है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जो नेता जनता को भड़काता है वह जनता से डरता है। ओशो कहते थे, सच्चा नेता भीड़ को नहीं भड़काता, भीड़ को जागृत करता है। नई राजनीति में नेता सेवक होगा, सत्ता साधन होगी, पारदर्शिता अनिवार्य होगी। कल्पना करो, एक देश जहां कोई भूखा नहीं क्योंकि लालच नहीं, कोई युद्ध नहीं क्योंकि अहंकार नहीं, कोई अंधभक्त नहीं क्योंकि चेतना है। यह स्वर्ग नहीं है, यह सही दिशा है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जब जीवन का केंद्र सत्य होता है तो व्यवस्था अपने आप सुंदर हो जाती है। ओशो कहते हैं, जागृत मनुष्य ही सबसे बड़ा संसाधन है। सरकार बदलने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक इंसान नहीं बदलेगा। नेता वही होंगे जो हम भीतर से हैं। अगर हम डरे हुए हैं तो तानाशाह आएगा, अगर हम लालची हैं तो भ्रष्टाचार आएगा, अगर हम जागृत हैं तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। क्रांति संसद में नहीं, चेतना में होती है। और आज हमें सत्ता नहीं, समझ चाहिए।